नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ओम प्रकाश आदित्य द्वारा रचित रिहर्सल नामक पाठ के बारे में। एक एकांकी है। लेखक का परिचय। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य रचनाकार ओम प्रकाश आदित्य का जन्म 5 नवंबर 1936 को रणसीका, गुड़गांव यानी हरियाणा में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। गंभीर कविताओं से प्रारंभ करके हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में अवतरित होने वाले आदित्य जी ने आज कवि के रूप में हिंदी मंच को और निबंधकार के रूप में पाठक वर्ग को पूरी तरह जकड़ लिया है। हास्य एकांकी लेखन के क्षेत्र में भी आपने अपने जौहर दिखाए हैं। सन 1960 में लाल किले का कवि सम्मेलन आपके जीवन का प्रथम कवि सम्मेलन था। आपकी हास्य व्यंग्य रचनाएं हिंदी की विशिष्ट पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। आपकी प्रमुख कृतियों में थर्ड डिवीजन, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, तोता एंड मैना, उल्लू का इंटरव्यू, मॉडर्न शादी, घट घट व्यापी भ्रष्टाचार, गौरी बैठी छत पर आदि सम्मिलित है। आपकी मृत्यु 8 जून 2009 को भोपाल के नजदीक कार दुर्घटना में हुई। ये जो प्रस्तुत एकांकी रिहर्सल श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य एकांकी काका हाथरसी डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल से संकलित की गई है। इस एकांकी में वैद्य परमानंद तथा प्रोफेसर पांडुरंग अनोखे ढंग से मरीजों का इलाज करते हैं। रमेश के बेहोशी के अभिनय ने एकांकी को न सिर्फ हास्य व्यंग्य से सराबोर किया है, बल्कि वैद्य और प्रोफेसर की सच्चाई को भी भली भांति उजागर किया है। हास्य व्यंग्य के साथ साथ विद्यार्थियों को विषय के अवगत कराने के उद्देश्य से रिहर्सल एकांकी चयनित है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पात्र परिचय। इस जो एकांकी में जो आए हुए पात्रों का जो परिचय हासिल करते हैं। पात्र इस तरह है। एक बीमार स्त्री, वैद्य परमानंद, किसान, अध्यापक प्रोफेसर पांडुरंग, एक बालक और बालक के पिता माता आदि। शुरू करते हैं। वैद्य परमानंद का कमरा। वैद्य जी एक कुर्सी पर बैठे हैं। आगे पुरानी सी एक मेज है। मेज पर कलम, दवा और कागज बेतरतीब बिखरे पड़े हैं। एक लंबी शीशी रखी है जिसके लेबल पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है अमर भास्कर चूर्ण। दाईं ओर एक बेंच है। परमानंद एक पुरानी मोटी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त है। आयु लगभग 50 वर्ष। आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी, झुर्रीदार मूंछें हैं। एक अधेड़ उम्र की मॉडर्न ढंग से सजी स्त्री आती है और आकर बेंच पर बैठ जाती है। तो शुरू करते, यहाँ पर वार्तालाप शुरू हो जाते हैं उन दोनों का, स्त्री और परमानंद के। सबसे पहले स्त्री पूछती है, मैं बीमार हूं वैद्य जी। तब परमानंद कहते हैं, बीमार हो तभी तो यहाँ चली आई, नहीं तो क्यों आती? बीमारी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी वो परमानंद उस स्त्री से कहता है कि बीमार है तो इसके वजह से यहाँ पर आ गई, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल से समझाओ क्या है, किस तरह की जो बीमारी है, तभी तो मुझे पता चलता है क्या हो गया है करके। उस वक्त स्त्री कहती है, मेरा दिल धड़कता है। सबसे पहले वो अपने जो दाएं ओर हाथ रखती है, फिर संभल कर, शायद बाद में पता चलता है ओके ये जो मेरा दिल है वो कहाँ पर है, दाएं ओर नहीं बल्कि बाएं ओर है। फिर परमानंद इस उम्र में, यानी जो मेरा दिल धड़कता है, ये सेंटेंस, एक वाक्य सुनते ही परमानंद कहता है कि इस उम्र में लक्षण अच्छे नहीं है, हार्ट फेल हो सकता है। यानी अगर मामूली सी जो विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि अगर जो बाएं ओर यानी जो हृदय से संबंधित कुछ बीमारी है या नहीं, तो ऐसे कुछ हमें आघात होता है तब हम बहुत डरते हैं कि क्या हुआ है, शायद वो हृदय से संबंधित कुछ बीमार होगी या नहीं तो बीमारी है करके हम समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर परमानंद जैसे एक डॉक्टर, वो वैद्य, वो कहता है कि
इस उम्र में, यानी वो अधेड़ उम्र के कह चुके थे ऑलरेडी, यानी 50 इयर्स ऐसे जो, या 40 to 50 इयर्स की जो उम्र से संबंधित थी वो स्त्री, तो इसलिए इस उम्र में अच्छे नहीं है, लक्षण अच्छे नहीं है, हार्ट फेल हो सकता है करके बोल रहे। तब स्त्री कहती है सदा घबराहट महसूस करती हूँ, मुझे हमेशा एक घबराहट को जो महसूस होता है, तो इसके वजह से वो क्या है करके मुझे समझाइए। तब परमानंद कहता है यही तो मौत की निशानी है, यानी डायरेक्टली वो इलाज देने से पहले, यानी घबराहट होने, वो कह रही है स्त्री मुझे घबराहट महसूस करती हूँ मैं करके जो कह रही है, फिर भी यहाँ पर परमानंद ट्रीटमेंट देने से पहले, इलाज करने से पहले वो मौत से संबंधित कुछ विचार कहने लगी और भी डराने लगा वो, जिस तरह की स्त्री और घबरा कर नींद बहुत कम आती है, इस तरह जो मौत की निशानी है मृत्यु से संबंधित है, यानी वो ओके मृत्यु हमारे जो नजदीक है, तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है करके वो इनडायरेक्टली बोल रहा है। तब यहाँ पे जो स्त्री कह रही है कि और भी घबराती है, वो घबरा के कहती है कि मुझे नींद बहुत कम आती है करके। तब परमानंद किताब बंद कर लेते, इससे पहले वो किताब पढ़ रहा था, तो उस किताब बंद कर मेज पर रखते हुए कहता है कि आपका बचना मुश्किल है बहन जी, नब्ज दिखाइए करके वो बताता। तो यानी यहाँ पर कहता है कि आपका बचना मुश्किल है बहन जी, मतलब ना कोई यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से पहले ये सब कुछ जो कह रहा है वो किस तरह का जो वाद्य होगा, मान लीजिए। नेक्स्ट वो स्त्री कहती है हाथ आगे बढ़ा दे, मतलब वो नब्ज दिखाइए करके जो वैद्य ने बताया, तो इसके वजह से वो क्या करती है स्त्री, हाथ आगे बढ़ाते हुए मेरी रक्षा कीजिए वैद्य जी, यानी हर एक को जो अपना जो प्राण के संबंधित, प्राण से संबंधित एक डर तो होता ही है, यानी हर एक व्यक्ति, हर एक जो इंसान ऐसे ही मरना नहीं चाहता है ना, तो इसी तरह यहाँ पर भी उस स्त्री को भी ऐसा ही, जो स्त्री का हाल भी वैसा ही था, तो इसलिए वो कहती है कि मेरी रक्षा कीजिए वैद्य जी, मैं अभी मरना नहीं चाहती करके वो कहती है। तब परमानंद नब्ज पकड़ते हुए, मरना तो कोई नहीं चाहता, यानी हर एक के लिए जो अपना प्राण बहुत ही अमूल्य होता है, जीव बहुत ही अमूल्य होता है, तो इसी तरह हाँ, मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपने रोगियों को अक्सर मरते देखा है। उन्होंने जो कहने लगे कि मैं अपने रोगियों को अक्सर मरते, कभी कभी मैं अपने जो रोगियों को मरते देखा है करके कहता है। आपको सपने भी आते हैं करके एक और सवाल वो पूछ लेते हैं। तब स्त्री कहती है जी कभी कभी मुझे सपने आते हैं। तब परमानंद सपने में भूत भी दिखाई देते होंगे, पर उस वक्त स्त्री घबरा कर सिर हिलाते हुए भूत तो कभी नहीं ऐसे कह रही थी, तो तुरंत वहां पर परमानंद नब्ज छोड़कर कह दिया है कि आज दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। तब स्त्री कहती है आप मेरा कुछ इलाज कीजिए वैद्य जी, शायद यहाँ पर स्त्री भी समझ लिया है कि ओके मेरा जो इलाज करने से पहले, उससे पहले वो क्या कर रहे हैं वैद्य जी, और कुछ और कह रहे हैं, और भी मुझे घबराहट महसूस करने का जो मौका वो दे रहा है, तो इसलिए वो कहने लगी है कि आप मेरा कुछ इलाज कीजिए, तो इसके लिए। तब परमानंद कहता है हृदय के बीमारी भाग, सॉरी, हृदय के भीतरी भाग पर चंदन का लेप कीजिए। यहाँ पर हृदय से संबंधित तो कुछ बीमारी है, यहाँ पे वैद्य कह रहा है कि हृदय के भीतरी भाग पर, यानी अंदर, हृदय के अंदर उस भाग पर क्या करना, चंदन का लेप लगाना। तब स्त्री को आश्चर्य हुआ, हर एक को आश्चर्य होता है क्योंकि हृदय के जो अंदर हम ऐसे कैसे चंदन का लेप लगा सकते हैं। तब स्त्री आश्चर्य से भीतरी भाग पर, तब परमानंद शीशी से स्त्री के हाथ पर चूर्ण उड़ेलते हुए जी यहाँ अमर भास्कर ले जाए। इससे पहले इंट्रोडक्शन में क्या था है कि यहाँ पर वैद्य जिस तरह बैठा हुआ था और वो टेबल पर क्या रखा हुआ था, अमर भास्कर चूर्ण, हर एक जो बीमारी के लिए वही जो मेडिसिन था उनके लिए, तो वो वही देता था हर एक के लिए। इसी तरह से खाइए कि इसे इस तरह खाइए कि पेट में ना जाकर सीधा हृदय में जाए। इसे कैसे जो दवा है वो पेट में ना जाते हुए सबसे पहले हृदय से जो हृदय में चले जाए। तब स्त्री कोई परहेज भी है वैद्य जी करके पूछ लेती है। परमानंद उस वक्त
परहेज ये तो असली इलाज है। आप 15 दिन तक खाना मत खाइए। तब स्त्री को आश्चर्य हुआ, 15 दिन तक मत खाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर बिना कोई जो आहार जो सेवन से व्यक्ति ऐसे जिंदा रह सकता है क्या? तो इसीलिए आश्चर्य से वो पूछने लगे कि 15 दिन तक नहीं खाना। तब परमानंद, हाँ 10 दिन तक पानी मत पीजिए करके बोल देता है। 15 दिन का जो खाना, 10 दिन तक पानी मत पीना, ऐसे कैसे वो रह सकती है? तब स्त्री, वैद्य जी पानी करके जो अधूरा सेंटेंस, मतलब पानी भी मत पीने के लिए वो कह रहा है। कम से कम जो कुछ खाद्य नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो कम से कम पानी पी के तो हम अपनी जो जीवन बिता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी भी मत पीने के लिए वो कह रहे हैं। तो स्त्री आश्चर्य से, वैद्य जी पानी ऐसे करके पूछ रही थी। तब परमानंद, मेरा मतलब ठंडा पानी मत पीजिए, उबाल कर पीजिए, हॉट वाटर है तो वो पी लीजिए। तभी किसान द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे जो बातचीत कर रहे थे उस वक्त एक और जो व्यक्ति आ गए, वो है किसान, द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। तब स्त्री, वैद्य जी फिर कब आऊं आपकी शरण में? मतलब एक ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टर ऐसे ही जो मामूले से जो कहते हैं कि ओके 3 दिन का जो दवा या 5 दिन का जो दवा दवा जो है वो मेडिसिन ले देते हैं, उस वक्त कहते हैं कि ओके नेक्स्ट 3 दिन के बाद मेडिसिन खत्म होते ही जो आप आ जाइए, फिर एक बार चेक करके जाइए करके, ये मामूली सी बात है। इसी तरह यहाँ पर स्त्री भी पूछने लगी है कि मैं कब आऊं फिर से। तब परमानंद कहता है, कभी भी आइए। वैसे परमानंद के पास जो एक बार होकर जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता करके वो कहता है। श्री ये वाक्य सुनते ही श्री भयभीत मुद्रा में बनावटी हंसी हंस कर प्रस्थान करती है। मतलब वो सोचने लगे कि ओके यहाँ पे वैद्य कह रहा है कि मेरे जो शरण में जो भी आ जाता है वापस दोबारा लौट कर नहीं आता, यानी एक बार सिर्फ मतलब वहीं पर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे वो भयभीत मुद्रा, आश्चर्य हुआ, भय भी हो गए। और फिर वो क्या कर रही है कि वो स्त्री बनावटी हंसी हंस कर वहां से चली जाती है। तब किसान अंदर आ जाता है, द्वार से ही हाथ जोड़कर परमानंद की ओर आते हुए राम राम वैद्य जी करके बोल देता है वो। तब परमानंद ध्यान पूर्वक किसान को देखते हुए, राम राम, आओ भाई तुम तो बीमार दिखाई देते हो करके वो पूछ बताने लगे। मतलब वहां पर कोई एक ही आदमी जो अंदर आ जाता है, इसका मतलब समझ लीजिए उसी व्यक्ति को जो बीमार या बीमार है करके हम समझ, या नहीं तो उसकी जो सेहत अच्छी नहीं है करके हम समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति आ गए, तो इसलिए हो सकता ऑब्वियसली यहाँ पर हो सकता है कि तो परमानंद ऐसे ही पूछने लगे कि तुम तो बीमार दिखाई देते हो करके। फिर किसान बेंच पर बैठते हुए, वैद्य जी मैं नहीं, मेरी गाय बीमार है, 10 दिन से ना चारा खाती है ना दूध देती है करके वो बोलने लगे। फिर परमानंद, तुम बीमार हो या तुम्हारी गाय, मेरे लिए एक ही बात है करके वो बताए उन्होंने। और फिर लाओ नब्ज दिखाओ करके वो कहने लगे। फिर किसान को आश्चर्य हुआ, जी नब्ज मैं दिखाऊं? फिर परमानंद, और कौन दिखाएगा, गाय तुम्हारी बीमार है या किसी और की? नब्ज देखते हुए, उस वक्त उन्होंने जो नब्ज दिखाया किसान ने, तब नब्ज देखते हुए गाय तुम्हारी बीमार है या किसी और की, जो पूछने लगे, सवाल करने लगे। गाय की हालत तो बहुत चिंताजनक है भाई। गाय की जो हालत, किसान के जो नब्ज देखकर यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि मेडिसिन के बारे में या उस रोग के बारे में बता रहे हैं। उसे शीघ्र चारा खिलाओ नहीं तो मरे बिना नहीं मानेगी करके वो कहने लगे। फिर किसान, वैद्य जी यही तो रोग है उसे, वह चारा नहीं खाती, चारा नहीं खाती वही रोग थी, इसके वजह से उन्होंने जो वैद्य के पास आ गए। लेकिन यहाँ पर परमानंद वैद्य कह रहे हैं कि वो शीघ्र उसे क्या खिलाना है, चारा खिलाना है। फिर परमानंद अच्छा सोचता है, सोच कर बोल देता है कि उसे उसी का दूध निकाल कर पिलाओ, उसी का दूध। तब किसान, वह दूध देती ही नहीं वैद्य जी करके बोलने लगे। तब परमानंद,
तुम पिलाओगे तो अवश्य देने लगेगी। फिर शीशी उठाकर वही एज यूजुअल, वही जो अमर भास्कर चूर्ण ले लिया और उसे उसके जो हाथ में रखते हुए गर्म पानी के साथ खा लेना करके बताया। फिर किसान जी मैं खाऊं या गाय को खिलाऊं करके सवाल पूछ रहे, क्योंकि एक्चुअली वहां पर क्या था, जो गाय बीमार थी तो इसके वजह से वो गाय के इलाज से संबंधित पूछताछ करने के लिए वैद्य जी के पास आए थे किसान। लेकिन गाय के जो बदले यहाँ पर किसान की जो नब्ज देखकर वो बीमार से संबंधित कुछ विचार बांट रहा है। तो यहाँ पर इसलिए जो अमर भास्कर चूर्ण से संबंधित यहाँ पे किसान कह रहा है कि क्या मैं गाय को खिलाऊं या नहीं तो मैं खाऊं करके पूछ रहे हैं। तब परमानंद चूर्ण किसान के हाथ पर डालते हुए तुम भी खा लेना और गाय को भी खिला देना, दोनों को लाभ पहुंचेगा करके बोलने लगे। तेजी से हाँफते हुए एक अध्यापक का प्रवेश हो जाता है उस वक्त। उम्र 45, कुर्ता पैजामा, जवाहर कट, पाँव में साधारण चप्पल, कई दिन से शेव नहीं हुई दाढ़ी, मूंछ। उस व्यक्ति के बारे में वर्णन। अध्यापक, वैद्य जी शीघ्र चलिए, मेरा लड़का बेहोश हो गया है करके वो अध्यापक कुछ नहीं। तब किसान राम राम करके प्रस्थान करता है, यानी वहां से वो चला जाता है किसान। परमानंद, आपका लड़का कितना बड़ा है उम्र में, पूछने लगे। तब अध्यापक, जी काफी बड़ा है। परमानंद, आपसे तो छोटा ही होगा। फिर अध्यापक, जी मेरा तो लड़का ही है तो इसलिए बनता है क्या छोटा ही होना चाहिए वो। परमानंद, नहीं, कई बेटे अपने बाप से भी बड़े हो जाते हैं, आप क्या काम करते हैं करके पूछने लगे। तब अध्यापक, जी काम तो कुछ नहीं करता, अध्यापक हूं। तब परमानंद, मैं भी तो पहले अध्यापक था, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जानवरों से भी ज्यादा समझदार होते थे करके वो बताने लगे। तब अध्यापक, वैद्य जी जल्दी चलिए, यह बातों का समय नहीं है, मेरा लड़का करके वो कुछ बोल रहे थे। तो उस वक्त तुरंत परमानंद उठते हुए, चलिए चलिए अब यहाँ अमर भास्कर चूर्ण की शीशी उठा लीजिए, मतलब वो कभी नहीं छोड़ना चाहता है वो मेडिसिन अमर भास्कर चूर्ण, तो उसी को भी उठा के वो वहां से प्रस्थान हो गए। तब अध्यापक शीशी उठाता है, दोनों का शीघ्रता से प्रस्थान, यानी दोनों वहां से चले जाते उस लड़के को देखने के लिए, लड़के को क्या हुआ है उसके बारे में, उसको जो इलाज के बाद संबंधित कुछ पूछताछ करने के लिए वहां पर आए हुए थे अध्यापक, और अपने साथ उस वैद्य को लेके घर चले गए। दूसरे दृश्य में हम उस लड़के को क्या हुआ था, यहाँ नहीं तो कोई अन्य जो व्यक्ति का जो प्रवेश आ जाता है क्या, ये सारा विचार हम देख लेंगे।